दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में मैं आपको बता दूं कि चार पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर सिंपल को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट बोलो या फ्यूचर सिंपल बोलो, बात एक है। सेकंड पार्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। थर्ड पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट का। और लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं एक एक करके आपको सारे पार्ट्स बताऊंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस आपको कहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल को। फ्यूचर सिंपल में आपको सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे विल। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारी किताबों में आपको शैल मिलेगा, लेकिन मैं शैल का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश जो है ना वो डेवलप होती रहती है। इंग्लिश का डेवलपमेंट हर रोज़ होता रहता है। बहुत सारे वर्ड्स जुड़ते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आउटडेटेड हो जाते हैं। शैल का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश हमसे कहती है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का यूज़ करो। इस वजह से मैं शैल को नहीं लिखूंगा, बेकार में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल को लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद विल लिख दो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो और लास्ट में आप लिख दो ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी विल राइड बाइक। वह बाइक चलाएगी। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा शी, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा विल। राइड कहते हैं चलाने को, तो राइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में आपने लिखा बाइक। बाइक यानी ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा ना वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो राइड आपका वर्ब है और राइड के बाद है बाइक, तो बाइक हो गया ऑब्जेक्ट। शी विल राइड बाइक, वह बाइक चलाएगी। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, दोस्तों बाइक के साथ ना कभी ड्राइव यूज़ मत करना। ड्राइव हम यूज़ करते हैं फोर व्हीलर्स के साथ, और बाइक के साथ जो टू व्हीलर होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं राइड। इसको आप याद रखना। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। आई विल कट वेजिटेबल्स। आई विल कट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी काटूंगा। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेजिटेबल्स हो गया ऑब्जेक्ट। आई विल कट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी काटूंगा। अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करोगे। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या लग जाएगा उसके साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या हम खाना पकाएंगे, क्या वह नाश्ता बनाएगी, क्या मैं लैपटॉप चलाऊंगा, क्या हम गाना गाएंगे। अब सारे सेंटेंसेस आप देखो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे और हेल्पिंग वर्ब है विल। विल के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देयर ऑब्जेक्ट। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। विल रमेश वेयर कोट, क्या रमेश कोट पहनेगा। विल अगेन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद रमेश नाम है और सब्जेक्ट है। वेयर कहते हैं पहनने को और ये वर्ब है, और लास्ट में आपने लिखा कोट यानी ऑब्जेक्ट। विल रमेश वेयर कोट, क्या रमेश कोट पहनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली कहलाती है वेयर, वैन, हु, विच, हुज, वाई। ठीक है, ये सब WH फैमिली कहलाती है क्योंकि ये सभी WH से स्टार्ट होते हैं। इन सभी के स्टार्टिंग में आप देखो WH आएगा और आपको इसमें हाउ को भी इंक्लूड करना है। दोस्तों इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली, उसके बाद आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, और विल के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन WH फैमिली, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट और कम हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ ही सेंटेंस बनाओ, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस बन सकता है। वाई विल आई टेल हिम, मैं उसे क्यों बताऊंगा। वाई WH फैमिली, विल हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट,
टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो टेल वर्ब है और टेल के बाद है हिम, तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे बात करूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। दोस्तों, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जहां पर आपका काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है, और जो काम कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में होगा वो कहलाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी चला रहा हूँगा। अब गाड़ी चला रहा हूँगा मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई काम हो रहा है, लगातार कोई काम हो रहा है, लेकिन ये लगातार हो रहा काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो कोई ऐसा काम जो आपका लगातार हो लेकिन फ्यूचर में हो, कॉन्टिन्यूस तो हो लेकिन फ्यूचर में हो, तो वो कहलाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे विल बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, और बी इसलिए लगाया है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद स्लीपिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यू विल बी राइटिंग, तुम लिख रहे होंगे। यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यू विल बी राइटिंग, तुम लिख रहे होंगे। अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दो, और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है विल। दोस्तों, हमेशा याद रखना, मैं थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूँ। हमेशा याद रखना कि फ्यूचर टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल। चाहे फ्यूचर सिंपल बनाओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाओ, कोई सा भी टेंस बनाओ, आपको पता होगा कि हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो चारों पार्ट्स में आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल। जैसे अगर आप प्रेजेंट के टेंसेस को देखोगे तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। पास्ट के टेंस को देखोगे तो वहाँ पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपका एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा और वो रहेगा विल। इस वजह से फ्यूचर का टेंस बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप लिखो विल, विल के बाद आप लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखो बी। यहाँ पर ध्यान देना, बी जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। आप स्टार्टिंग में विल बी नहीं लिखोगे, विल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा। बी के बाद लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और लास्ट में लिखो ऑब्जेक्ट। विल यू बी टीचिंग मी, क्या तुम मुझे पढ़ा रहे होंगे? विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, बी इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, टीचिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में है मी यानी ऑब्जेक्ट। विल यू बी टीचिंग मी, क्या तुम मुझे पढ़ा रहे होंगे? विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा? अगेन विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और बी इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। स्पीकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा? दोस्तों, अब हम देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली में क्या करना है आपको? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली, उसके बाद आप लिखोगे विल, विल के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे बी। हमेशा याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। अक्सर अक्सर हम लोग विल बी को साथ में लिख देते हैं। आपको याद रखना है कि विल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा और बी के बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्यों क्रिकेट खेल रहे होंगे? वाई WH फैमिली, विल हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, उसके बाद है बी, और प्लेइंग है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट। वाई विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्यों क्रिकेट खेल रहे होंगे? हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, तुम कैसे इंग्लिश सीख रहे होंगे? हाउ WH फैमिली है, हालांकि हाउ WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हाउ को भी हम WH फैमिली में रखते हैं। तो हाउ WH फैमिली, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, बी
बी के बाद है लर्निंग, लर्निंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में है इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट। हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, तुम कैसे इंग्लिश सीख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। दोस्तों परफेक्ट सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका होता है। कोई काम है जो कंप्लीट हो गया है वो कहलाता है परफेक्ट। और कोई काम है जो फ्यूचर में होगा, कोई काम है जो फ्यूचर में पूरा होगा, वो कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा। अब यहाँ पर कोई काम है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये काम फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। तो जो काम आपका फ्यूचर में पूरा हो जाएगा वो कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। हम डॉक्टर बन चुके होंगे, अभी हम डॉक्टर नहीं बने, लेकिन फ्यूचर में बन जाएंगे। तो ये काम कब पूरा होगा, फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में पूरा होगा इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे विल, उसके बाद आप लिखोगे हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अक्सर यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट होता है ही शी नेम, तो वो लोग क्या करते हैं विल हैज़ कर देते हैं। विल हैज़ क्यों नहीं होगा यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, ही शी नेम के साथ हम हैज़ लगाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब विल है। ठीक है, आगे समझ में। इसी वजह से यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो। तो आपने लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वी विल हैव गॉन टू गोवा, हम गोवा जा चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई काम है जो फ्यूचर में होगा। गोवा हम जा चुके होंगे, अभी गए नहीं हैं हम, फ्यूचर में जाएंगे। तो ये काम आपका फ्यूचर में कंप्लीट होगा, इसलिए हमने कहा वी विल हैव गॉन टू गोवा, हम गोवा जा चुके होंगे। सबसे पहले आपने लिखा वी जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा विल, उसके बाद आपने हैव लिखा, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी गॉन, गो के थर्ड फॉर्म गॉन, और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट यानी गोवा। वी विल हैव गॉन टू गोवा, हम गोवा जा चुके होंगे। आई विल हैव ईटन द आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा। आई सब्जेक्ट, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैव, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन आइसक्रीम। दोस्तों अगेन अगर आपको इसमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको सिंपली विल को स्टार्टिंग में ले आना है और उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिख दोगे। जैसे क्या मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, विल आई हैव ईटन आइसक्रीम। तो आपको कुछ करना नहीं है ख़ास, बस आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट को लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली में भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है WH फैमिली, उसके बाद आप लिखो विल के बाद आप लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लिख दो ऑब्जेक्ट। हाउ विल रेशमा हैव डन दिस वर्क, रेशमा कैसे इस काम को कर चुकी होगी। हाउ WH फैमिली, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट यानी रेशमा। रेशमा नाम है तो नाम हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन, और दिस वर्क यानी ये काम। और मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो काम आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है और उसमें आपका टाइम मेंशन्ड होता है। जैसे मैं 10 दिन से सो रहा हूँगा।
अब यहाँ पर आपने क्या कहा कि एक टाइम दे दिया है कि मैं 10 दिन से सो रहा हूँगा। कॉन्टीन्यूसली हो रहा है ये काम, फ्यूचर में भी हो रहा है, और आपने टाइम भी बता दिया कि मैं 10 दिन से सो रहा हूँगा। ये जो काम स्टार्ट होगा ये 10 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे विल, और विल के बाद आप लिखोगे हैव बीन। ध्यान देना, यहाँ पर आपको हैव के साथ बीन को लगाना है। हैव बीन के बाद लिखोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब के बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे सिंस या फॉर में से कोई एक। सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ करना है मैं अभी बताता हूँ आपको। और लास्ट में आप लिखोगे टाइम। थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, जब मैं प्रेजेंट की वीडियो बना रहा था, प्रेजेंट टेंस की, तब मैंने आपको सिंस और फॉर के बारे में बताया था। तो अब मैं क्या करूँगा, उसी सेम वीडियो का क्लिप मैं अभी प्ले करूँगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका एक क्लिप है सिंस और फॉर का, उसको मैं प्ले करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सेम है और यही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। तो चलिए मैं प्ले कर देता हूँ वीडियो का क्लिप। दोस्तों, सिंस हम यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1996। अब 1996 जो है वो फिक्स टाइम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2019 के बाद 1996 को ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। 1996 फिक्स्ड है। 1996 1995 के बाद आया है और 1997 से पहले आया है। उसको आप हिला नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। इसी तरह मैंने कहा संडे। अब संडे भी फिक्स्ड है। संडे हमेशा सैटरडे के बाद आएगा और मंडे से पहले आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि संडे को थर्सडे के बाद ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि थर्सडे के बाद संडे आया हो? नहीं हुआ। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब फिक्स्ड हैं। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट, ये तीनों भी फिक्स्ड हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के बाद आप इवनिंग को ले आओ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। रात के बाद हमेशा सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, और मॉर्निंग के बाद ही इवनिंग होती है। ये तीनों चीज़ें भी फिक्स्ड हैं। और इसी तरह हमारे मंथ्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगस्त के बाद जनवरी को ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो ये सब क्या हुआ? ये हुआ फिक्स टाइम। अब देखते हैं फॉर को। फॉर यूज़ होता है नॉट फिक्स्ड, जो टाइम हमारा फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 10 डेज। अब ये 10 डेज फिक्स नहीं है। ये 10 डेज किसी भी महीने के हो सकते हैं, किसी भी मौसम के हो सकते हैं। ये 10 डेज गर्मियों के भी हो सकते हैं, सर्दियों के भी हो सकते हैं, ठीक है, बरसात के भी हो सकते हैं। और ये 10 दिन आपके जनवरी के भी हो सकते हैं, मार्च के भी हो सकते हैं। आप मुझे बता थोड़ी सकते हो। ये नॉट फिक्स्ड हैं। ये किसी भी महीने के हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा कि 10 हफ्ते, 10 वीक्स, अब आप मुझे बता सकते हो कि ये 10 वीक्स कौन से हैं? आप नहीं बता सकते। ये 10 वीक्स कोई से भी हो सकते हैं। जनवरी के भी हो सकते हैं, मार्च के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा 10 ईयर्स, अब ये 10 साल कौन से हैं? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। 2010 से 2020 के भी हो सकते हैं, 1990 से 2000 के भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। अगर मैंने कहा कि 2 घंटे, 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स भी नॉट फिक्स्ड हैं। ये 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। तो जो टाइम आपका फिक्स्ड है वहाँ पर होगा सिंस, और जो टाइम आपका फिक्स नहीं है वहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर। उम्मीद है दोस्तों आपको सिंस और फॉर समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। वह 30 मिनट से खाना पका रही होगी। शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने लिखा हैव बीन के बाद आपने लिखा कुकिंग, कुकिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वर्ब के बाद आपने लिखा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने लिखा फॉर 30 मिनट्स।
अब 30 मिनट्स के साथ फॉर इसलिए लिखा है क्योंकि 30 मिनट्स आपका नॉट फिक्स टाइम है। आपको नहीं पता कि कौन से 30 मिनट्स की बात हो रही है। ये 30 मिनट्स किसी भी मंथ के हो सकते हैं, किसी भी वीक के हो सकते हैं, किसी भी ईयर के हो सकते हैं। सुबह के भी 30 मिनट्स हो सकते हैं, शाम के भी 30 मिनट्स हो सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कि ये कौन से 30 मिनट्स हैं। दे विल हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस थर्सडे। अब यहाँ पर देखो, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हैव बीन है, और उसके बाद आपने लिखा सेलिंग। सेलिंग यानी वर्ब के साथ आईएनजी, और वर्ब के बाद आपने लिखा वेजिटेबल्स। वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट होता है, तो वेजिटेबल्स हो गई ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने लिखा सिंस थर्सडे। अब थर्सडे तो आपको पता है कि वेडनेसडे के बाद आता है और फ्राइडे से पहले आता है, तो ये फिक्स्ड हो गया, आपको पता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा सिंस। दे विल हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस थर्सडे। वे थर्सडे से वेजिटेबल्स बेच रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ आप फॉर्मूला लिखा रहने दो। बस आप क्या करो कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर दो। सब्जेक्ट की जगह कर दो विल, और विल की जगह कर दो सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस थर्सडे। क्या तुम थर्सडे से वेजिटेबल्स बेच रहे होंगे। अब इस सेंटेंस में हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करी है। और इसी तरह अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हो तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू एच फैमिली को लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे विल को। विल के बाद आप लिख दोगे सब्जेक्ट को। बस ये तीन चीज़ें आपको चेंज करनी है और बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 10 डेज। तुम 10 दिन से कहाँ रह रहे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आज मैंने समझाया है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इन दोनों की वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो एरो आ रहा है बना हुआ, ऊपर कार्ड्स में आप क्लिक करोगे तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ज़रूरी वीडियो हैं, आपको देखनी चाहिए। और अगर आपको फ्यूचर टेंस की ये वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार और इस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगी। और इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसको सब पता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका माइंड समझ जाएगा कि कहाँ पर आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। आई होप आपको थोड़ा कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।